नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारा विषय है बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश में 95+ कैसे लाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मॉडल पेपर ले लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 का ये अंग्रेजी का नया पाठ्यक्रम का मॉडल पेपर है, यानी 2022 में जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था मैंने उससे ये पेपर लिया है और मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, मैंने इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपको मॉडल पेपर का सॉल्व देखना है, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया गया है ये सारी चीज़ें, तो आप क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट में, यानी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको क्लास 12th इंग्लिश 2022-23 के लिए एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने इस मॉडल पेपर को सॉल्व किया है। आज मैं वो तरीका सिखाने वाला हूँ आपको जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी बात पर आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समय होता है आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होते हैं 100। ठीक है, अब यहाँ पर नोट में कहते हैं आपसे कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी पहले 15 मिनट आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। फिर हाँ, एक गलती और बच्चे करते हैं कि वो सोचते हैं कि 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए गए हैं तो 15 मिनट तक तो पढ़ते ही रहो। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आपने एक बार पेपर पढ़ लिया तो फिर आप तुरंत हल करने लग जाओ, चाहे आपको 15 मिनट हुए हों, चाहे 5 ही मिनट में आपने पढ़ लिया हो। पढ़ लिया तो हल करो, ये इंतज़ार मत करो कि 15 मिनट हो जाए फिर उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके लिए, यानी कुछ निर्देश होते हैं कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, यानी ये क्वेश्चन पेपर 4 भागों में विभाजित है, ABCD। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ये सब कुछ वही सामान्य सी बात है जो अक्सर आप देखते हैं मॉडल पेपर वगैरह में। चलिए, फिर आपसे कहते हैं कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी सभी प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित हैं या फिर लिखे गए हैं। आगे कहते हैं कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए, रीडिंग का। ये जो टॉपिक है रीडिंग का, यहाँ पे आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, यानी एक ऐसा पैसेज जिसे ना तो आपने कभी पढ़ा है ना ही आपने उस पर कभी अध्ययन किया है। अनसीन मतलब जिससे आप मिले ही नहीं हो, कहीं से भी उठा के कुछ भी दे दिया। यहाँ पर वो जांचना चाहते हैं आपको कि आप क्वेश्चंस के आंसर खुद से बना पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। पहला इसका तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से कम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे बैठते हैं ना, हल करते हैं, उस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे हल किया जाता है, बहुत आसान होता है इसको हल करना। देखिए, ये कहते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके आगे जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका उत्तर लिखिए। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं इसको पढ़ने की। द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल। अब आधे बच्चे इसमें कन्फ्यूज कैसे होते हैं, आधे बच्चों को तो यही नहीं समझ में आता कि वो पढ़ क्या रहे हैं, इसकी हिंदी क्या है। जब इसकी हिंदी ही नहीं समझ में आएगी तो इसका आंसर कहाँ से लिखोगे, गलती हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, उल्टा सीधा लिख के आओगे। तो इसका एक तरीका होता है इसको हल करने का। कभी भी कभी भी कभी भी हमेशा, ये लंबे समय के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जब कभी भी आपको पैसेज हल करना है और वो अनसीन पैसेज हो तो उस पैसेज को कभी नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ना है, डायरेक्ट उसके क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। अब आपने इतना पढ़ा, अब आपको इसकी हिंदी समझने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ढूंढो इसमें कि रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पैसेज में कहाँ लिखा है, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, ये बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम कहाँ लिखा है। तो अब चलिए पैसेज पे चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान, ये देखो इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान, ये आ गया, ये
इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान, क्वेश्चन में लिखा है वो, उसका आंसर कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद उस क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं उनको पैसेज में सर्च कर लो कि मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, तो एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, ये मिल गया ना, ये बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, तो आपका आंसर मिल गया ना आपके पास। द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, तो इसको आपको सेंटेंस बनाकर लिख देना है कि व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखिए इसका आंसर बनाया कैसे गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, फिर उसके बाद द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेटेड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यहाँ पर आप आ जाइए, एडवेंट ऑफ इस्लाम, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान वर लार्जली, ये यहाँ पे है थोड़ा सा अफगानिस्तान, उसके बाद ये सेंटेंसेस हमने इसको अलग कर दिया सेंट्रल एशिया को, फिर उसके बाद वर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एपिक्स हिंदूज, ये हो गया इसका आंसर। तो लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एपिक्स हिंदूज, तो इस तरह से इसका आंसर हमने बनाया है। अब इसके बाकी के क्वेश्चंस के आंसर भी अगर आप देखना चाहें तो मॉडल पेपर में मैंने सॉल्व करके पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप मॉडल पेपर को नहीं ढूंढ पा रहे तो एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये जो लिखा है ना कि क्लास 12th इंग्लिश मॉडल पेपर 2022 डिज़ायर पॉइंट, एग्जैक्टली ऐसा ही लिख कर आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है। यूट्यूब के सर्च में सबसे ऊपर आपको हमारा मॉडल पेपर मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये फिर वही रिलेटेड क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ एपिक्स, व्हाट वाज टैक्सिला फेमस फॉर, ये सारी चीज़ें आपको खुद से हल करनी है। मॉडल पेपर में आपको सॉल्व करके हमने सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि आप इसे खुद से हल करें ताकि आप समझ सकें कि आप सेंटेंसेस बना पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायरेक्ट पैसेज पर चले जाना है। पैसेज को पढ़कर वहाँ पर आप ढूंढिए कि क्वेश्चन में जो वर्ड पूछे गए हैं वो पैसेज में मिल रहे हैं या नहीं, और उस वर्ड के हिसाब से आप पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस। कुछ अनसीन पैसेजेस को गाइड वगैरह से, कुछ अनसीन पैसेजेस को क्वेश्चन बैंक से, यहाँ से आप हल करें ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और उनका आंसर किस तरह से लिखा जाता है, और अनसीन पैसेज में क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की आपकी हैबिट बन जाए। ठीक है, 2-4 हल करेंगे अपने आप आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। ठीक है, आगे ये सारा पैसेज का ही है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको मिलता है राइटिंग। यहाँ पर आपको राइटिंग का काम करना होता है, यानी लिखने के लिए एक तरह से आपका एक टेस्ट होता है कि वो जानना चाहते हैं कि आपने कितना बेहतर पढ़ा है। यहाँ पर सबसे पहले मिलता है आपको राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100-150 वर्ड्स, यानी 100-150 वर्ड में आपको एक आर्टिकल लिखना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल एक तरह से जैसे आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर में सबसे पहले मोटी मोटी एक हेडिंग होती है कि भारत ने पाकिस्तान पर 100 गोले दागे। अब वो हेडिंग के बाद नीचे लिखेंगे कि फलाना की वजह से इतना तारीख को ये सब कुछ हुआ और जिसकी वजह से भारत ने इतने गोले दागे और यहाँ पर इतना नुकसान हुआ, यानी ये सारी चीज़ें विस्तार में बताई जाती हैं। वो होता है एक आर्टिकल, एक तरह से निबंध बोल सकते हैं। ठीक है, यानी एक टॉपिक दे दिया आपको कि चलिए आतंकवाद पर बोलिए, और आतंकवाद पर आपको बोलना है। तो यहाँ पर बोल नहीं सकते, यहाँ पर आपको लिखना है। तो आतंकवाद के बारे में आप कितना सोच सकते हैं, ये चीज़ जानना चाहते हैं आपके टीचर आपसे, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं। अब निबंध को याद नहीं किया जा सकता, यानी आर्टिकल को याद नहीं किया जा सकता। हो सकता है हिंदी में हो तो याद भी हो जाए। अब इंग्लिश में है, एक एक वर्ड याद करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश का एग्ज़ाम हो तो बढ़िया है। फिजिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, ये सब कुछ है। तो एक टॉपिक को याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एक क्वेश्चन बैंक कोई अच्छी सी लेनी है। कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक, ज़रूरी नहीं कि एक ही लो, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो आपके पास उसे लीजिए।
उसमें आप मार्क कीजिए कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो 2019, 2020, 2021 और 2022 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद दो स्टेप, पहला स्टेप आपने किया, क्वेश्चन बैंक लिया, फिर उसके बाद आपने मार्क किया कि 19, 20, 21, 22 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कौन कौन से आर्टिकल्स आए हैं, उनको आपने मार्क कर लिया। अब इसके बाद आपको उन आर्टिकल्स को पढ़ना है। ठीक है। पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि ये कुछ ऐसा है जैसे एक कहानी होती है। जब आप कहानी को सुनते हैं या कहानी को पढ़ते हैं तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी क्वेश्चंस उस कहानी को सुना ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप उसके आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कम से कम 2-4, कम से कम 4-6 तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह के आर्टिकल्स बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ये 5 साल अगर आपने टच कर लिए ना, 5 साल पकड़ लिए, तो आपका आर्टिकल का 10 में से 8 नंबर तो पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आपको काम करना है। तो आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस टॉपिक पर कहाँ पर क्या चीज़ें लिखी गई हैं। और अगर कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे तो डिक्शनरी में आप सर्च करके उसकी हिंदी जान सकते हैं। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर आर्टिकल्स लिखे कैसे जाते हैं, क्योंकि आपने कभी आर्टिकल्स लिखे नहीं हैं, और अगर लिखे हैं तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं लिखे हैं तो आपको पता चल जाएगा आर्टिकल्स लिखे कैसे जाते हैं, आर्टिकल में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, किस तरह की बातें लिखी जाती हैं। और जब ये सारी चीज़ें आप समझ जाएं तो पेन और पेपर लेकर आप खुद से बैठें। आर्टिकल को कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम देना है आपको। पेन और पेपर लेकर आप बैठें और उसी में से जो पूछा जा चुका है, जैसे यहाँ पे टेररिज्म यानी आतंकवाद के बारे में पूछा गया है, तो इस पर आप सोचना शुरू करें कि आप कितना सोच सकते हैं और कितना लिख सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप लिख रहे हैं इस चीज़ को, तो स्टार्टिंग की कम से कम 4 लाइनें 5 लाइनें तो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है। जितना आ रहा है, जो चीज़ें आपने पढ़ी है वही लिखें। उसके बाद की लाइनों में अगर छोटी मोटी गलतियां हो भी जाती हैं तो टीचर उतना ध्यान नहीं देते, यानी आपको 10 में से 8 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी। यानी छोटा मोटा आप सेंटेंस बनाकर उसमें लिखते हैं, कुछ भी जोड़कर आप लिख देते हैं अपने बारे में, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप सोच कर लिखते हैं तो भी आपको अंक मिल जाएंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखना है कि इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कम से कम कोई भी टॉपिक आपको मिले, क्योंकि ये 5 साल के टॉपिक तो आपने अगर पकड़ लिए ना तो वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरह से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आपको उतना आइडिया हो जाएगा कि कम से कम 4-5 लाइनें तो आप खुद से लिख सकें। उतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना आपको याद हो जाएगा, तो इसमें डरने की कोई बात होगी ही नहीं। तो इस तरह से आप नीचे की लाइनों में कुछ अपने तरफ से टॉपिक जोड़ कर लिखेंगे, कुछ आपने पहले से कहीं और पढ़ा है उसको जोड़ कर लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स गलत भी हो जाते हैं तो डरना नहीं है, क्योंकि टीचर का उद्देश्य है कि आप कितना सोचकर लिख सकते हैं। तो लिखना है, लेकिन कम से कम शुरू की 4-5 लाइनें सही हों, इसके लिए आपको ये तरीका फॉलो करना होगा जो मैंने बताया है। चलिए आगे चलते हैं। तो टॉपिक समझ में आ गया किस तरह से हल करना है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कोई भी क्वेश्चन बैंक लीजिए, कम से कम 5 साल के जो आर्टिकल्स पूछे जा चुके हैं उनको मार्क कीजिए, फिर उनको एक बार पढ़िए। फिर पढ़ने के बाद किसी भी एक टॉपिक पर पेन लेकर बैठ जाइए लिखने। जहाँ पर फंस रहे हैं वहाँ पर आप मतलब किताब को खोलकर फिर से देख सकते हैं कि कौन सी लाइन मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन कम से कम इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि कोई भी आर्टिकल आपको मिले तो उसके बारे में आप कम से कम 4-5 लाइनें लिख सकें। उसके बाद अगर गलतियाँ भी होती हैं तो डरना नहीं है, क्योंकि टीचर छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देंगे। 10 में से 8 नंबर आपको पक्का दे देंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे आपको मिलता है राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टैकल द ग्रिम फ्लूड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन विलेज। इसके बाद यहाँ पे और यानी 2 मिलते हैं टोटल। यहाँ पे जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं ना, किसी में से भी एक पर लिखना है। फ़ायदा ये होता है कि एनी वन यानी 3 दिया है, किसी एक को उठाइए और लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही फ़ायदा होता है, ये प्लस पॉइंट होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी लेटर में भी 2 लेटर मिलते हैं आपको, एक और, यानी आप चाहे तो अथवा इसको लिखें या फिर जो दूसरा है उसको लिखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर
सिस्टर टेलिंग हिम हर द यूजेस एंड अब्यूसेस ऑफ सेल फोन, यानी सेल फोन के फ़ायदे और नुकसान गिनाने हैं। तो कोई ना कोई एक टॉपिक तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या करना है? इसके लिए यहाँ पर आपको जानना है कि लेटर लिखा कैसे जाता है। अगर लेटर लिखना नहीं आता तो आप अपने कक्षा में जो आपको टीचर पढ़ाते हैं उनसे पूछिए कि सर लेटर सही सही कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पर आपसे सिर्फ एक ही चीज़ जानी चाहती है कि आपको एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना ये सब कुछ आता है, आप 12th में पहुँच गए हैं, इतना आता है या नहीं। तो गलती किस चीज़ में नहीं करनी कि लेटर को लिखने का जो सही तरीका होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वही काम करना है 2020 से, चलिए 19 से ही टारगेट कीजिए। 19, 20, 21 और 22 ये 4 साल के किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाइए और ये 4 साल में जो लेटर, जो एप्लीकेशन लिखने के लिए पूछे गए हैं उन्हें एक बार पढ़ लीजिए। जब आप उन्हें पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर लिखा कैसे जाता है। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ज़रूरत से ज़्यादा इजी है। ये दुनिया का सबसे आसान काम है और इसके लिए फालतू में 10 नंबर मिलते हैं। लेकिन यही एक तरीका है, यही एक चीज़ है जो जानना चाहते हैं कि आखिर आपको लिखना आता है या नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में अपने टीचर से ज़रूर पूछें कि लेटर को लिखने का सही तरीका क्या होता है, एप्लीकेशन को लिखने का सही तरीका क्या होता है। और अगर नहीं हो पाता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक टॉपिक बना दूंगा अलग से कि एप्लीकेशन कैसे लिखें या फिर लेटर कैसे लिखें। ठीक है, और जब 19, 20, 21 और 22 के इन लेटर्स को आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ है ही नहीं, फालतू में इससे डर रहे थे। तो ये ज़रूर करना है आपको। ठीक है, ये काम करिएगा, आपको अपने आप आने लगेगा, ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको अपने आप आ जाएगा। ये लिखना, बीच में जो कुछ भी लिखा जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए, जो कुछ भी सलाह दी जाती है, वो सब कुछ बहुत आसान है। तो इसके लिए एक बार यही प्रैक्टिस करना है, ये काम करना है आपको। ठीक है, कि 19, 20 और 21 में जो लेटर्स पूछे गए हैं उनको आपको पढ़ लेना है और उसके बाद एक बार जब आप अपने टीचर से सलाह ले लेते हैं कि किस तरह से सही सही लिखना है, बस पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा। हाँ, गलती ये मत कीजिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। पेन और पेपर लेकर एक बार खुद से ज़रूर लिख लीजिएगा, एक एप्लीकेशन, एक लेटर, जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसे एक बार खुद से ज़रूर कर लीजिएगा, कम से कम एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 बार। ठीक है, ये काम आपको कर लेना है, अपने आप आपको आ जाएगा। 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, ये मेरी गारंटी है अगर आप इस तरह से करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही पूछा जाना है, मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको लेटर लिखना आता है या नहीं। तो अपने टीचर से इस बारे में सलाह लेनी है कि सर सही से लेटर कैसे लिखा जाता है, और फिर उसके बीच में जो कुछ भी लिखना है उसके बारे में अगर वो स्टार्ट करना है, यानी लेटर को कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में अगर वो कुछ सलाह देते हैं तो उनके हिसाब से काम कीजिए। नहीं तो किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाइए, वहाँ पे आपको बीच में क्या लिखना है, किस तरह से सलाह देनी है, किस तरह से अनुमति मांगनी है, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे एक ही बार में। इसमें कुछ नहीं होता और ये मेरी गारंटी है कि कम से कम 9 नंबर तो आप पा जाएंगे अगर आप एक बार कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन सी, ग्रामर। तो ग्रामर के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दैट यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे 10 नंबर आपको मिलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कार्ड, यानी ये सारी चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है। ये सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी सॉल्व कर दी हैं और यहाँ पर टिक भी लगा है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सिनोनिम है, फिर उसके बाद आप आगे आते हैं तो आपको ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, यानी यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है ये बताना है। फिर उसके बाद एंटोनिम है, एंटोनिम ऑफ एंशिएंट का है। फिर उसके बाद आपको यहाँ मिलता है चेंज एनी वन ऑफ फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये सारी चीज़ें इसके शॉर्टकट नहीं होते, ग्रामर के शॉर्टकट नहीं होते, इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो ये सारी चीज़ें तो आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। कंबाइन एनी वन ऑफ फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी जैसा कहा गया है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है, कोई भी एक चेंज करना है। और यहाँ पे है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे प्लीज़ नॉक द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, ये सब कुछ है। अब इसका शॉर्टकट तो नहीं होता लेकिन एक तरीका होता है। इसका तरीका ये होता है कि अगर आपने ग्रामर को अच्छी तरह से पढ़ा है
तो क्वेश्चन बैंक में ही आपको 2019, 2020, 2021 और 2022 ये सेट जो होता है ना, बस इसको सॉल्व कर लेना है। मैं 4 साल ही क्यों पकड़ रहा हूँ, ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि 2019, 2020 और 2022, 21 और 22 ये ही 4 साल मैं क्यों टारगेट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको समझना है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यही 4 साल होते हैं आपके मेन, यानी ये एक तरह से सफलता की कुंजी है। इस चीज़ से हम समझते हैं कि आखिर क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है वो किस तरह से बनी हुई है। अब अगर आप 2001 से सॉल्व करने जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि तब दूसरे टीचर थे, दूसरी तरह से सोचने वाले टीचर थे। अब 2019 से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर इस तरह के क्वेश्चंस मैं हल कर लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये काम कीजिएगा कि किसी भी क्वेश्चन बैंक को लेकर कम से कम 19, 20, 21 और 22 ये जो ग्रामर के सेट हैं इनको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप खुद ही नज़र दौड़ाते चले जाएंगे तो आपको पता चलता चले जाएगा कि ये चीज़ आ रही है, ये नहीं आ रही है। और कहीं पर अगर डाउट हो तो रुक कर देख लीजिएगा, उस बारे में अपने टीचर से चर्चा कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, इस तरह से कैसे सेंटेंस को बनाएं, या फिर इस तरह का नरेशन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, ये कैसे बनेगा। बस ठीक है, ये तरीका होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको मिलता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसके लिए आपको मिलते हैं टोटल 5 अंक। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ये सारा ट्रांसलेट करना होता है। ये ट्रांसलेशन भी मैंने सॉल्व करके आपके सॉल्व मॉडल पेपर में अपलोड किया है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए भी मैं कहूँगा कि अगर आप ट्रांसलेशन में जाते हैं तो यहाँ के लिए तो आपको कम से कम कुछ ट्रांसलेशन खुद से सॉल्व करने चाहिए। किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाइए और जो ट्रांसलेशंस 2019, 20, 21 और 22 में आ चुके हैं उन्हें क्वेश्चन बैंक की सहायता से खुद से हल कीजिए। इसमें से कुछ चीज़ें आपको अपने आप आ रही होंगी, कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन बैंक में झांक कर देखनी पड़ेंगी। लेकिन मेरा ये प्रॉमिस है कि जब आप 19, 20 और 21, 22 के सेट्स को सॉल्व कर लेंगे तो आप हो सकता है कि इसी में से कोई एक टॉपिक आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल भी जाए। ठीक है, तो ये इस बात के कम से कम 90% चांस हैं कि अगर आपने 19, 20 और 21, 22 के क्वेश्चन पेपर में से ये ट्रांसलेशन के सेट्स को सॉल्व कर लिया तो एक तो आपको हैबिट हो जाएगी, आपकी आदत हो जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरह से सेंटेंस को बनाना है। कुछ चीज़ें आपको नहीं आ रही होंगी तो उनके भी आपको वर्ड मीनिंग पता चल जाएंगे, ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर ये 4 साल के सेट आपने सॉल्व किए तो हो सकता है, इस बात के 90% चांस है कि उसमें से कोई एक सेट आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। लेकिन इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ग्रामर के लिए, ये ट्रांसलेशन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, जिसने पढ़ा है अच्छी तरह से वो हल करेगा, और अगर आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, आपको डाउट्स हैं, तो बस 19, 20, 21, 22 यही आपका आखिरी स्टेज है, यही आपको करना है। आपको ये सारे हल कर लेने हैं एक बार कम से कम आपकी कुछ वर्ड मीनिंग स्ट्रांग हो जाए, कुछ सेंटेंसेस को हल करने का आपको तरीका पता चल जाए। और मेरा ये प्रॉमिस है, यानी 90% तक मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि अगर ये 4 साल के सेट आपने सॉल्व किए तो हो सकता है उनमें से कोई एक सेट आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, तो 90% इस बात के चांसेस हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन डी लिटरेचर। ये आपका चैप्टर यानी बुक का है। तो यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी यहाँ पर कम से कम 40 वर्ड में आपको आंसर देना है। शॉर्ट आंसर टाइप है। 4 नंबर आपको मिलते हैं, टोटल 8 नंबर का होता है। देखिए टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 क्या 4 क्वेश्चन है। तो व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, या तो आप इसे करें या फिर हु वाज द राइटर ऑफ सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, ये दोनों में से कोई एक करना है। और यहाँ पर व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, या फिर आप करें व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। अब इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता सकता हूँ। अगर आप 4 पार्ट तक, ठीक है, 4 चैप्टर तक बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको 5 चैप्टर पढ़ने हो।
और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इसमें, क्वेश्चन आंसर में, सेंट्रल आइडिया में, इन सब में, तो इसके लिए आपके टीचर ने जो क्वेश्चन आंसर लिखाया है वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा। इससे प्लस पॉइंट क्या होता है कि टीचर की लैंग्वेज और क्वेश्चन बैंक या फिर गाइड की लैंग्वेज हमेशा अलग होती है। तो जब आप किसी गाइड की लैंग्वेज में लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक कर रहा है टीचर, उसको पता चल जाता है कि ये गाइड की लैंग्वेज है, और ऐसा लगता है कि कहीं से नकल करके छाप कर बेटे लड़के ने लिख लिया है और बस अपना काम निकाल के चला गया है। तो वहाँ पर आपको 4 में से 3, 2, ढाई ऐसे ही नंबर मिलते हैं। लेकिन जब आप टीचर की लैंग्वेज में लिखते हैं तो टीचर की लैंग्वेज हमेशा अलग होती है। तो वहाँ पर जो बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी चेक करने बैठे हैं उनको लगता है कि बच्चे ने खुद से लिखा है। तो टीचर की लैंग्वेज में आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, सेंट्रल आइडिया भी, क्वेश्चन आंसर भी। और अगर आपके नोट्स तैयार नहीं हैं तो नीचे आ रहे अभी शेयर के नंबर पर कांटेक्ट करके आप उनसे नोट्स ले सकते हैं। उसमें आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया सब कुछ मिल जाएगा मेरी अपनी लैंग्वेज में। आप वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा अंक अर्जित करने का ये तरीका होता है। अच्छा, आगे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो यहाँ पर भी आपको 80 वर्ड में यानी उत्तर देना है, कम से कम 80 वर्ड्स, यानी लॉन्ग आंसर टाइप है। तो हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, ये क्वेश्चन है। या फिर आपको डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पोल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। यानी 4 चैप्टर अगर आपने अच्छे तरह से याद किए हैं तो आपका क्वेश्चन आंसर का काम हो जाना है, वहाँ पे कोई डाउट होना ही नहीं है। देखिए ये तीसरे चैप्टर का है, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ तीसरे चैप्टर का है ये डगलस वाला, ठीक है। और चौथा चैप्टर है आपका रेड ट्रैप सेलर, और ये वाला देखिए 5वें चैप्टर का है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, या फिर आप 5 चैप्टर याद करते हैं तब तो सोने पे सुहागे वाली बात है। लेकिन अगर आपको कम याद करना है तो ये तरीका है, इसी तरह से मैंने भी पढ़ा था और मेरा काम तो हो गया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 4 चैप्टर अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं, ढंग से मतलब कि 4 चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चंस बन जाएं तो आपका काम हो जाए, आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि 4 चैप्टर तक मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर दे लूँगा, तो 5वां चैप्टर अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं आप कि ये वाला क्वेश्चन व्हाट डिड एम हैमल से, ये पहले चैप्टर का है। उसके बाद है हु वाज रेड ट्रैप सेलर, चौथे चैप्टर का। या तो पहले चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है उसको लिख लेंगे, और अगर वो नहीं आ रहा तो दूसरे चैप्टर का लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए व्हाट वाज मीनिंग ऑफ गार्बेज, ये दूसरे चैप्टर का है। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द पोल, ये तीसरे चैप्टर का है। तो 4 ही चैप्टर में अगर आप सिमट जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर ये 5वें चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पर ये तीसरे चैप्टर का है। तो आप अगर पहला वाला देखिए एनी वन, कोई एक लिखना है बस, सब नहीं लिखने। तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा। अब रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको एक स्टैंजा दे दिया जाता है और उस स्टैंजा से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आंट जेनिफर टाइगर prance across a screen, bright topaz denizen of a world of green, they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric serenity। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक से ही, या फिर आपने मॉडल पेपर लिया है अभी सर से कांटेक्ट करके, तो वहाँ पर भी सारे आपको मिल जाने हैं। ये स्टैंजा बेसिस क्वेश्चन, ये सब कुछ हमने सॉल्व किया है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इन्हें खुद से एक बार हल करें ताकि आपकी हैबिट बन जाए सेंटेंस बनाने की, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर आएगी और ये 6 नंबर का होता है। तो ये आपको कर लेना है कि हाउ डू जेनिफर टाइगर बिहेव, यानी टाइगर कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, ठीक है, इनको बनाना ज़रूर सीख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी फॉलोइंग पोएम्स यानी दी गई पोएम्स में से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो इसके लिए बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। आप क्या करिए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, सिर्फ ये 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए मुझ पर भरोसा करके। उसके बाद ये आपका 4 नंबर कोई काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि या तो पहला चैप्टर मिल जाएगा, या फिर दूसरा मिल जाएगा, या फिर तीसरा मिल जाएगा। इन 3 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और आपका काम हो जाएगा। 5 चैप्टर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 चैप्टर लगातार, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर अच्छी तरह से याद कर लीजिए सेंट्रल आइडिया, आपका काम हो जाएगा। और अगर आप टीचर की लैंग्वेज में याद करते हैं तब तो 4 नंबर आपका पूरी तरह से निश्चित है, कोई काट नहीं सकता।
और अगर आपने क्वेश्चन बैंक वगैरह से याद किया तो हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर दिखने को मिल जाए, लेकिन अगर आप इस तरह से याद करते हैं कि पहला दूसरा तीसरा ये 3 चैप्टर याद करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि 3 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपको ज़रूर मिल जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने के लिए। अब आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। यहाँ पर भी आप चाहे तो 6 चैप्टर आपको इस साल टोटल पढ़ने हैं, आप चाहे तो टोटल 5 ही चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको फिर इतना कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए कि अगर 5 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूँगा, इस तरह से, ठीक है। तो हु वाज हैना, हाउ डिड सी मीट सदाओ, यानी हना कौन थी और वो सदाओ से कैसे मिली। ये भी 8 नंबर का है टोटल। फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी दोनों में से कोई एक करना है कि हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो, ठीक है। यानी हर चैप्टर से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिलेगा। ये काम बोर्ड का होता है, क्वेश्चन पूछने का यही तरीका होता है कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। तो आप अगर टोटल 6 चैप्टर हैं उसमें से 5 पढ़ते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, ये भी पता है, पहले चैप्टर का है। दूसरा, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न समझ रहे हैं, देखिए हु वाज हैना ये एनिमी वाले चैप्टर का है। हर चैप्टर से आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 क्वेश्चन मिल जाएं, एक ही मिलेगा। हु वाज हैना, हाउ डिड सी मीट सदाओ, ये एनिमी का है। हु वाज टाइगर किंग, ये टाइगर किंग वाले चैप्टर का है। व्हाट डिड सैम राइट, ये पहले वाले चैप्टर का है, द थर्ड लेवल का। हाउ डिड ऑथर रीच अंटार्कटिका, ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर का है। यानी चारों चैप्टर मिल गए ना यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको एक लॉन्ग आंसर मिलेगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो इसमें से व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट सेम, यानी ये वही जर्नी टू द एंड ऑफ वाले चैप्टर का है। और व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब इन बाय साइकियाट्रिस्ट सैम, तो ये पहले चैप्टर का है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक अंक अर्जित करने का केवल एक ही तरीका है, मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। तो खूब सारे क्वेश्चंस को हल कीजिए, जितना ज़्यादा टाइम हो सके उतना टाइम अपने आप को दीजिए ताकि आप क्वेश्चंस को हल करें, उनको पढ़ें, उनको समझें। और इस तरह से जब आप अपना पैटर्न बनाकर अपना काम करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ ले सकें। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।